अगर आप भी उन बच्चों में आते हो जिन्होंने क्लास 10th में स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर स्किप किया था, सो डोंट वरी, तुम अकेले नहीं हो। बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करते हैं बिकॉज कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं बन पाती। ये स्ट्रेट लाइंस होते क्या है, इक्वेशंस क्यों बनाना होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, वो भी वन शॉट में। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। मैं ऐसे ही क्लास 11th एंड 12th के अप्लाइड मैथ्स की वीडियोस लाता रहता हूं। तो देरी किस बात की, सब्सक्राइब करके जाना और दो लोगों में शेयर भी करना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइंस में। और मैंने इसको दो तीन पार्ट्स, एक्चुअली चार पार्ट्स में बांटा हुआ है, जिसमें पहला पार्ट है जहां पे आप पूरा बेसिक्स को सीखोगे। बेसिक्स क्या है, ये डायरेक्टली एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन मिले ना मिले, लेकिन आगे हम जो पढ़ने वाले हैं पूरा स्ट्रेट लाइंस, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसमें आपको क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा इन बेसिक्स के ऊपर, लेकिन सिर्फ समझाऊंगा कि ये एक्चुअल में होता क्या है और आपको किस तरीके से फॉर्मूले को याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द कोऑर्डिनेट सिस्टम की, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट की, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में बात करके हम फिर मेन टॉपिक पे आएंगे। सो दिस विल हार्डली टेक 5 to 7 मिनट्स। तो अगर आपको ये नहीं पढ़ना और आपको आना है तो मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगा, आप स्किप कर सकते हो नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो चलो पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, इट विल टेल यू द पोजीशन ऑफ समथिंग इन अ प्लेन। कोऑर्डिनेट्स जैसे आप पढ़ते हो कि भाई एक पूरा अर्थ को हमने डिवाइड किया, उसमें इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी, इनको हम लोग लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या बताता है, एक ग्रिड के ऊपर पोजीशन बताता है। और ये जो ग्रिड है, इस केस में ये 2D ग्रिड है, जिस दो चीजों से जो मिलके बनता है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ये वर्टिकल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का इंटरसेक्शन है, इसको हम ओ बोलते हैं या फिर ओरिजिन भी बोलते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरफ हम x लिखते हैं और इस तरफ हम x डैश लिखते हैं। तो ये x डैश ओ और x, ये पूरी लाइन कहलाती है x एक्सिस। सिमिलरली ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम y बोलते हैं और इसको हम y डैश बोलते हैं। तो दिस लाइन विल बी कॉल्ड एज y एक्सिस। यही होता है। अब देखो, अगर हम ट्रैवल करते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, अगर हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो x की वैल्यूज बढ़ेंगी, लेफ्ट में जाएंगे तो x की वैल्यू घटेंगी, ऊपर साइड जाएंगे y की वैल्यू बढ़ेगी, नीचे साइड जाएंगे तो y की वैल्यू घटेगी। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुमको दो पोजीशन या फिर तीन पोजीशन राइट में जाना था और दो पोजीशन ऊपर जाना था, तीन पोजीशन तुम राइट में आए हो, ओरिजिन पे तुम थे, तीन पोजीशन तुम राइट पे आए, दो पोजीशन ऊपर गए, अब तुम यहां पर हो। तो तुम कहां पर हो? तीन राइट गए हैं, दो लेफ्ट, टू अप गए हैं, तो 3, 2 पे हो। तो ये 3, 2 क्या बताता है? 3 राइट 2 अप। और अगर इसी जगह पे आप लेफ्ट और अप जाते, या फिर चलो कह सकते हैं लेफ्ट और डाउन जाते हैं। सो लेफ्ट में लेट से दो पोजीशन गया, डाउन में एक पोजीशन गया, तो मैं लेफ्ट में गया हूं तो एक्स पे नेगेटिव आएगा। एक्स पे नेगेटिव आएगा कितना? 2 पॉइंट्स। और एक नीचे गया हूं तो -2, -1। सो ऊपर के लिए पॉजिटिव, नीचे के लिए नेगेटिव, राइट के लिए पॉजिटिव, लेफ्ट के लिए नेगेटिव। यही होता है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो दो एक्सिस से बनता है। तीन एक्सिस भी होता है लेकिन आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। फिर आता है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, जो मैंने आपको एक्चुअल में समझा दिया। देखो हम इस तरीके से ग्रिड का फॉर्मेशन करते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है। जितना राइट लेफ्ट आप जाते हो वो उसका कोऑर्डिनेट बन जाता है, कह सकते हो। तो मान लो मैं इस पॉइंट को मार्क करना चाहता हूं, ये पॉइंट कहां पर है? तो तुम गिनोगे, कैसे गिनोगे कि देखो 1 2, मतलब 0 1 2 3 4 5 एंड 6 इस ग्रिड में आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो 6 राइट आए थे, 5 ऊपर गए, तो 6, 5 बनता है। तो यही होता है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां पे हम इक्वल डिस्टेंसेस में चीजों को बांट देते हैं और उनके लेफ्ट राइट की पोजीशन पे उसको लिखते हैं। कोऑर्डिनेट समझ में आ गया ना? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे कहीं लिखोगे, अब देखो यहां पे क्या होता है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, इसमें एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, इसमें दोनों नेगेटिव होंगे, इसमें एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। इसीलिए ये कोऑर्डिनेट, इसको हम क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स भी जानना आपके लिए जरूरी थी, ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। उसके बाद आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट्स के बीच में कितना दूरी है, ये दूरी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें भी कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेट्स से ये जो पॉइंट है, ग्रिड पे कहीं x1, y1 दिया था, और यहाँ पे ग्रिड पे ये x2, y2 दिया था। x y क्या है? दे आर द नंबर, जैसे हमने 3, 2, 4, 5 ऐसा लिखा है, बस ये कोऑर्डिनेट्स और कुछ नहीं। और आपको ये पूरा डिस्टेंस बताना है कि ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअल में है कितना। तो इसका फॉर्मूला जो होता है उसको बस आपको याद रखना है, ये सब एक रिवीजन ही है। इसी होता है स्क्वायर रूट के अंदर x x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरा देखो सब कुछ मैंने स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया। तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। यू ऑलरेडी हैव रेड दिस, पढ़ चुके हो, समझते हो, लेकिन एक बार रिवीजन कराना तो जरूरी है ना। तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद आता है सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ता है भाई, ये आपकी एक लाइन है, इस लाइन पे एक पॉइंट इधर था, एक पॉइंट इधर था, और एक नया पॉइंट आया P नामक, जो इसको डिवाइड कर रहा था। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है m:n, मतलब जो डिस्टेंस ये है ये m कहलाएगा, ये n कहलाएगा। इंटरनल डिवीजन बता रहा हूं, जनरली वही पूछा भी जा सकता है। तो m और n आपको दिया है, तो तुमको इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बताने होते हैं। वेयर ये पॉइंट्स तुमको दिया गया होगा x1 y1, और ये पॉइंट दिया होगा x2 y2। एक तरीका तो ये है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूले निकाल के उसके रेशियो निकाल लो, बट एक डायरेक्ट अप्रोच ये होता है कि इस पॉइंट P को निकालने का, कि आप ऐसे लिखो कि भाई जो पॉइंट P है हम उसको x, y बोल रहे हैं। ये x, y की जो वैल्यू आएगी वो ऐसे आएगी, ये जो A के पास का डिस्टेंस होता है, रेशियो होता है, वो B वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई होता है, और जो ये डिस्टेंस होता है वो A वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई होता है। सो पॉइंट्स कुछ ऐसे बनते हैं आपके mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। यही आपको m1 m2 करके भी पढ़ाया गया होगा। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको पढ़ाने के, मैं m और n लेके चल रहा हूं। यहां से my2 प्लस my1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। So this is what the section formula is. अब अगर सेक्शन फॉर्मूले में ये जो पॉइंट है एकदम मिड में आ गया, तो मिड में आएगा तो रेशियो 1:1 का हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो कभी भी आपसे अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला पूछ लिया जाए, और मिड पॉइंट फॉर्मूला पूछा भी जा सकता है, so what will be the midpoint formula? Midpoint formula will be x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. So this is the midpoint formula. ये किसी भी दो पॉइंट्स का एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट तुमको बताता है, तो सेक्शन फॉर्मूले से ही वो डेराइव होता है। तो सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला हमको पढ़ना था, जो जरूरी था। बढ़ते हम आगे यहाँ पे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल पे। अब एक ट्राइंगल आपको इस तरीके से दिया होगा, और इस ट्राइंगल में ये जो कॉर्नर्स होते हैं इनको हम वर्टिसेस कहते हैं, और इनके अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए तो आप एक सेंट्रॉइड निकाल सकते हो। सेंट्रॉइड एक्चुअली होता क्या है, सेंट्रॉइड मीडियंस के इंटरसेक्शन से बनता है। सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियंस के इंटरसेक्शन से बनता है। दिस इज नोन एज द सेंट्रॉइड। ये मीडियन से मतलब ये अपोजिट साइड को इक्वल टुकड़ों में बांट देती हैं। ये आपके मीडियंस हो गई, लाइन सी जो जा रही थी ब्लैक वाली, मीडियंस है। अब ये जो पॉइंट है इसको हम G बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना होता है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। इसके कोऑर्डिनेट्स थे x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स थे x2, y2, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। तो ये जो G की वैल्यू निकलती है या फिर सेंट्रॉइड निकलता है, दैट इज जस्ट x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंट्रॉइड का ये फॉर्मूला होता है। आसान है ना, बहुत आसान लगेगा। अगर आप ये सब चीजें कर चुके हो तो और आसान लगेगा, नहीं किया है तो भाई आप समझ लो, सीधा सीधा फॉर्मूला बस याद रखो, कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, यू नेवर नो। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है, लास्ट कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का। कैसा भी ट्राइंगल क्यों ना दिया हो, अगर आपके उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, लेट्स से a x1, y1, ये b हो गया x2, y2, एंड ये c हो गया x3, y3। आप किसी को भी कोई भी पॉइंट दे सकते हो। तो ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने का जो तरीका होता है उसको आप ऐसे लिखते हो कि एरिया इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे जो लिखने जा रहा हूँ ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे 1/2 लिखूंगा, एक ब्रैकेट लगाऊंगा। जब मैं ब्रैकेट लगाऊंगा मैं लिखूंगा x1, देखो मैं कैसे चल रहा हूँ, x1 y2 माइनस y3, फिर लिखूंगा प्लस में x2, फिर आएगा y3 माइनस y1, फिर लिखूंगा x3 y1 माइनस y2। ये जो निकाला, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ऑर्डर देखो, x 1 2 3 2 3 1 3 1 2, मतलब 1 2 3 एक लाइन में एक साइक्लिक ऑर्डर में चलना चाहिए, जिसमें x सारे बाहर थे, y के वैल्यू सारी की सारी अंदर थी। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद करना है ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में वैसे ही पूछा नहीं जाता, लेकिन होता है, तो मेरा फर्ज था आपको बताना कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला होता है। और ये भी लिख देते हैं बच्चे, बाहर हाफ लगाना भूल जाते हैं, तो ये मत भूलना, ये डायरेक्ट आपको एरिया का फॉर्मूला दे देता है ट्राइंगल के, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 2 पे, जहां पे हम एक्चुअल में इस चैप्टर की बात करेंगे। तो मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है इस पीपीटी को, ताकि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ा के
उस पे क्वेश्चंस भी हम करा लें, तो इस तरीके से चलेगा। ये नहीं कि सारे कॉन्सेप्ट्स पहले खत्म करेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, ऐसे ही अपना ये चैप्टर होगा एंड आगे आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे अब ऐसे ही चलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रही होगी। अब बात करते हैं इंक्लिनेशन एंड टाइप्स ऑफ लाइंस की। अब बच्चों इंक्लिनेशन होता क्या है? इंक्लिनेशन का मतलब ये होता है कि लाइन कितना झुकी हुई है। अब देखो लाइन कई टाइप की हो सकती है ना। मान लीजिए लाइन हॉरिजॉन्टल हो, मेरे पास लाइन है जो हॉरिजॉन्टल है, I have a line which is a horizontal line इस तरीके से, and this line is parallel to the x axis। दिख रहा है ये लाइन जो है ये x axis के पैरेलल है। एक लाइन और मैं बना लेता हूं यहां पे, लेट्स मेक अनदर लाइन इस तरीके से, ये पैरेलल टू द y axis है। तो अगर मैं इसकी इंक्लिनेशन देखूं, जो इंक्लिनेशन की बात, ये जो वर्ड इंक्लिनेशन आता है, ये बेसिकली लाइन कितना एंगल बना रही है x axis के साथ। इंक्लिनेशन क्या है? एंगल मेड बाय द लाइन with positive direction of x axis। आपका जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है। अब अगर तुम देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, यहां से ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है और ये कितना एंगल बन रहा है इस पे। तो अगर लाइन पैरेलल है x एक्सिस के तो वो 0 डिग्री एंगल बना रही है बाय डिफॉल्ट है। अगर लाइन पैरेलल है x एक्सिस के तो उसका एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। ये तो परपेंडिकुलर थी तो 90 डिग्री। तो हमें दो लाइन मिलती हैं। अगर लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस के तो इसका जो इंक्लिनेशन जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं वो 0 डिग्री होगा और इसका जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। तो थीटा का मतलब यहां पे इंक्लिनेशन है और इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रही है ना? तो अभी हम दो चार एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए आपने लाइन जो बनाई वो कुछ इस तरीके से बनाई, ऐसी भी लाइन बन सकती है या फिर आपकी लाइन इस प्रकार की भी बन सकती है, मतलब कई तरीके की लाइंस आप फॉर्मेशन कर सकते हो। अब यहां पे देखोगे, जब आप यहां देखोगे ये एंगल बना थीटा। अब बोलोगे सर ये भी तो थीटा है। नहीं, ये थीटा नहीं है, हमें जो एंगल लेना है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लेना है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है? ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। इस केस में जो थीटा होगा दैट इज लेस देन 90 डिग्री। दिख रहा है ना साफ साफ, ये 90 डिग्री से छोटा है तो इसको हम कहते हैं अक्यूट एंगल। ये सब चीजें आपको पता है, इसको हम अक्यूट के एंगल कहते हैं। और ये क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब तुम कहोगे सर दूसरी तरीके से लाइन हुई तो? दूसरी तरीके से लाइन मतलब कि सर इसको क्यों नहीं लिया, हम ये एंगल क्यों नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल ले सकते हो, अगर आप ये भी एंगल लोगे तो भी वो सेम ही आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो आप लोगों को ये चीज समझनी है कि थीटा दो तरीके से होगा, या तो 90 डिग्री से बड़ा होगा या तो 90 डिग्री होगा या तो 90 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री से बड़ा होगा ऑब्ट्यूज, 90 डिग्री से छोटा है तो अक्यूट। एग्जैक्टली 90 डिग्री आप सबको पता है वो राइट एंगल है, लेकिन वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है, उसका इंक्लिनेशन एग्जैक्टली 90 है। तो ये दो केसेस अपने को मिल जाते हैं। तो ये बात रही इंक्लिनेशन की। लेकिन सर इंक्लिनेशन का काम क्या है? इंक्लिनेशन का काम होता है स्लोप निकालने में। स्लोप इंक्लिनेशन सेम चीज नहीं है, इंक्लिनेशन की हेल्प से स्लोप निकलता है। हाउ यू विल आस्क, लेट्स अंडरस्टैंड दैट एज वेल। किस तरीके से आप स्लोप निकाल सकते हो? मान लीजिए यहां पे मैंने ये एंगल थीटा बनाया, जो भी इंक्लिनेशन होगा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। का मतलब ये नहीं है कि भाई ये लो ये एंगल सेम है, ऑल्दो अगर आप देखोगे सेम होगा, लेकिन हमें ये एंगल देखना है कितना एंगल बन रहा है। तो दिस इज द एंगल विच इज द इंक्लिनेशन। इस केस में जो आप थीटा लिख रहे हो दैट इज नोन एज द इंक्लिनेशन। अब स्लोप क्या होता है? स्लोप इज रिप्रेजेंटेड, स्लोप ऑफ अ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। एक लेटर होता है m नाम से, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक्चुअली में होता क्या है? स्लोप ऑफ एनी लाइन इज बेसिकली द tangent ऑफ द इंक्लिनेशन। स्लोप इज द tangent ऑफ द इंक्लिनेशन। बात समझ में आ रही है? tan थीटा निकालना है साफ शब्दों में, तो m इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, m की वैल्यू स्लोप कहलाएगी और वो tan थीटा के बराबर होगा। थीटा इज नॉट स्लोप, मैं बार बार बोल रहा हूं, थीटा स्लोप नहीं है, थीटा से स्लोप निकलता है। दैट इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब tan थीटा की सर वैल्यूज क्या होती हैं? आपने पढ़ा होगा कि थीटा की वेरियस वैल्यूज के लिए tan थीटा की वैल्यूज पता होनी चाहिए आपको। देखो 0 डिग्री पे वैल्यू निकल सकती है, फिर 30 डिग्री पे निकलती है, फिर 45 डिग्री पे आता है,
फिर 60 डिग्री पे आता है, फिर 90 डिग्री पे आता है, ये सब आपने पढ़ा है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हमें और पढ़नी है अभी। tan थीटा भी लिख देता हूँ जल्दी से मैं यहाँ पे। ये 0 होता है, ये 1/√3 होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है, और ये नॉट डिफाइंड होता है। ये सब आपने tan का पढ़ा, ये tan के लिए, ठीक है, tan के लिए ये एंगल्स हैं, लेकिन इसके बाद भी एग्जिस्ट करता है भाई। 120 डिग्री भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, 135 डिग्री भी एग्जिस्ट करेगा, 150 डिग्री भी एग्जिस्ट करेगा, एंड 180 डिग्री भी। 180 डिग्री सेम है 0, तो वो भी एग्जिस्ट करेगा। ये चार एंगल्स और एक्स्ट्रा एग्जिस्ट करते हैं। तो 120 डिग्री पे क्या होता है, 120 डिग्री पे दिस वैल्यू इज माइनस का √3। रिमेंबर, ये उल्टा चलने लगता है माइनस साइन के साथ। ये जितनी भी वैल्यूज 90 के बाद की हैं सारी की सारी नेगेटिव होंगी, तो याद करना आसान है, माइनस 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 सब नेगेटिव होंगी। लेकिन 180 पे तो 0 ही हो जाता है, तो इसको 0 ही लिख देते हैं। अब यहां पे क्या होगा, ये माइनस का 1 होगा और ये माइनस का 1/√3 होगा। दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट। इतना ये इजी बन जाता है। तो हम गए 0 से शुरू किया है, इंफिनिटी तक गए, जो फिर इंफिनिटी एक ही बार आया, फिर उल्टा चलना शुरू कर दिया विद अ नेगेटिव साइन। आपको ये एंगल ट्रिग्नोमेट्री के याद करने पड़ेंगे। अगर ये चैप्टर करना है तो ये एंगल्स याद होने ही चाहिए, इसका कोई भी और शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। ये होता है स्लोप का फॉर्मूला और tan की वैल्यूज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बताएंगे स्लोप ऑफ अ लाइन यूजिंग 2 पॉइंट्स। अब मान लीजिए एक लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट्स दिए, एक लाइन बना लेते हैं फटाफट। ये लाइन बना ली हमने, मान लीजिए इस पे 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं। लेट्स मेक दोस पॉइंट्स, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं x2, y2, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं x1, y1। ये पॉइंट्स के नाम है या कोऑर्डिनेट्स है, जैसे हमने पढ़ा था। अब अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो स्लोप हमने सब पढ़ा है भाई, m की जो वैल्यू है उसको हम स्लोप कहते हैं। अब स्लोप यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब अगर आप अच्छे बच्चे हो तो मेरी बात ऐसे नहीं मानोगे, सर ये डायरेक्टली हमने क्यों लिखा, है ना। आप मान भी लोगे तो अच्छा ही है, आप ही के लिए अच्छा है कि याद करना है, हमने पढ़ लिया, लेकिन क्यों हुआ उसको समझते हैं। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझना जो बताने जा रहा हूं। मान लो मैं एक लाइन बनाता हूं यहाँ पे parallel to x-axis. This is the line parallel to x-axis and this is a line parallel to y-axis. ठीक है, ये लाइन मैंने बना ली इस तरीके से। अब समझो इस बात को, ये जो है एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता दिख रहा है जिसमें से ये एंगल 90 डिग्री है, और अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं तो ये भी थीटा है। क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल था। ये एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, तो वो सेम होना चाहिए। बात मानते हो ना भाई यहाँ पे सब लोग, तो ये एंगल सेम होना चाहिए। उसके बाद मैं इस डिस्टेंस को देखता हूँ, लेट्स नेम दिस m, इसको मैं m नाम दे देता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट am। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ am, ये am क्या है। अब सोचो ये जो x2 है क्या, x2 इज बेसिकली द दूरी फ्रॉम द ओरिजिन, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है इसको हम x2 बोल रहे थे, और यहां से लेके यहां तक की दूरी थी उसको x1 बोल रहे थे। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये जो am है, ये जो am है इतनी दूरी, ये आपकी x2 माइनस x1 है, करेक्ट। और जो यहां पे इसको देखो, ये जो दूरी है ओरिजिन से लेके यहां तक की, ये y1 थी, y1 थी ना, y1 की दूरी थी, और ये जो दूरी थी वो y2 की थी, यहां से यहां तक का y2। तो ये जो डिस्टेंस है bm, ये तो y2 माइनस y1 हो जाएगा, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो bm इज जस्ट y2 माइनस y1। अब अगर मैं थीटा लूं और इसका tan निकालूं, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है जो है y2 माइनस y1, और थीटा के साथ वाला बेस कहलाता है जो है x2 माइनस x1। तो दिस इज व्हाई दिस फॉर्मूला एग्जिस्ट कि m को मैं tan थीटा भी बोलता हूं, m को ही तो tan थीटा बोल रहे थे, तो m की वैल्यू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 होगी। मैंने आपको पूरा डेरिवेशन भी करके दिखा दिया, ऑल्दो आपको डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं थी। समझाया है तो समझो, अच्छी चीज ही बताता हूं, कुछ फालतू नहीं। तो ये था स्लोप ऑफ अ लाइन जब 2 पॉइंट्स आपको दिए होंगे। स्लोप निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात करते हैं, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं। वो बातें क्या हैं, वो बातें हैं ये कि देखो, अगर tan theta is not defined when theta is 90 degree, therefore the slope of a vertical line is not defined। जिसका 90 डिग्री है, मतलब लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, इस उसका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा। स्लोप ऑफ y एक्सिस नॉट डिफाइंड, वही चीज को उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया। सिंस द इंक्लिनेशन ऑफ एवरी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज 0 डिग्री, सो इट इज स्लोप tan 0 0। मतलब एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द x एक्सिस
उसका स्लोप कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इंक्लिनेशन 0 डिग्री है। स्लोप ऑफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0, सेम एज दिस सेइंग 0.3। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा होता है। एंड दिस फॉर्मूला व्हिच इज वी वोंट यूज बहुत ज्यादा, लेकिन आप इसको रीड कर सकते हो। ये कोर मैथ्स वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड मैथ्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मूला, लेकिन आप रीड कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। हमें इंक्लिनेशन दिया, स्लोप मैंने बताया ना, क्वेश्चन सब करेंगे, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ऐसे ही चलता रहेगा। तो फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। अब 30 डिग्री इसका इंक्लिनेशन है, मतलब मेरे को पहले पार्ट में थीटा दिया है 30 डिग्री, तो मेरा जो स्लोप m होगा दैट वुड बी tan थीटा। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, यानी कि tan 30। एंड व्हाट इज tan 30, इट इज 1/√3 बराबर। अब सेकेंड पार्ट में हमें पता है दैट इज 120 डिग्री। अब 120 डिग्री के लिए थीटा 120 डिग्री लिखेंगे, m इज इक्वल्स टू tan ऑफ 120 डिग्री, एंड tan ऑफ 120 डिग्री मैंने आपको लिखवाया था, ये होता है -√3। ये सारी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है, याद कर लो ज्यादा बेटर है। बहुत ज्यादा नहीं है, 5-6 वैल्यूज है, 90 तक तो तुमको याद होगा ही, तो 4 वैल्यूज है, सिर्फ 4 वैल्यूज याद करनी है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर -√3। ऐसे बाकी क्वेश्चन भी आपकी बुक में दिए, वो आप कर सकते हो। फिर फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स दिए, मैं आपसे पहला और चौथा बताऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट को हम देखते हैं। पहले पार्ट को हम अगर देखें, यहाँ पे ये x1 y1 x2 y2 है, तो इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा y2 माइनस y1 यानी कि -3 डिवाइडेड बाय x2 -5 एंड माइनस का 2। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 10 अपॉन माइनस का 7, एंड दैट इज इट। स्लोप नेगेटिव हो सकता है, स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंगल दिया है तो tan थीटा से निकालेंगे, पॉइंट्स दिए तो ऐसे निकालेंगे। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक हो गया बवाल। क्या बवाल हो गया कि दिस विल नॉट बी डिफाइंड। यहाँ पे m आ रहा है -9/0, तो m इज नॉट डिफाइंड। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसीलिए मैंने फोर्थ पॉइंट आपको कराया, समझे ना। अगर नॉट डिफाइंड आया तो न्यूमरेटर में भी 0 आ सकता है। जैसे थर्ड पार्ट में देखो, स्लोप होगा y2 which is -5, माइनस साइन लगा के दिस वैल्यू विच इज +5 बन गया, डिवाइडेड बाय -4 -3, तो 0/-7 आ रहा है, तो m 0, दिस इज फाइन। m 0 आ सकता है बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। तो भाई एक पार्ट क्यों छोड़ दें, उसको भी निपटा देते हैं, सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं फिर फटाफट। तो इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा इसका स्लोप आएगा 2 -4 यानी कि +4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -6 -0, आपको मिलेगा 6 डिवाइडेड बाय -6, तो इसका m आ गया -1, दैट्स इट। तो दीज आर द स्लोप्स एंड दिस क्वेश्चन इज डन। समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, और आपका लाइक कमेंट इट मीन्स अ लॉट टू मी, एंड मुझे मोटिवेट करता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो करो और शेयर भी करते रहो, एंड ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। अगर ये सारा पीडीएफ चाहिए तो आपको ऐप डाउनलोड करना है, उसी में सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। तो ये बात रही स्लोप की। अब आते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन को घुमा दिया इन्होंने, इतना घुमा दिया कि आपका सर घूम जाएगा। तो आपको सर नहीं घुमाना है, आपको लॉजिक समझना है कि बोल क्या रहा है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। क्या ट्रिक है उसको देखते हैं। ट्रिक ये है कि व्हाट इज द स्लोप लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मुझे एक चीज समझ में आई कि एक लाइन होगी जो ओरिजिन से पास हो रही होगी, एक लाइन होगी जो ओरिजिन से पास हो रही होगी। पहले तो ओरिजिन बना लेते हैं भाई, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक। और लाइन कहीं से भी पास हो रही है, अरे रुक जाओ, इसको अभी हम बनाएंगे तो परेशान होंगे। लेट्स मेक अ लाइन, ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन वो नहीं है जिसका मुझे स्लोप निकालना है, ये लाइन है जो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, 2, -5 को एंड 3, 2 को। 3, 2 ये दो डिफरेंट पॉइंट्स थे, इनके मिड पॉइंट्स
इनका मिड पॉइंट, इन दोनों लाइन का मिड पॉइंट और ओरिजिन यहां पे ज्वाइन हो रहा है। एक नई लाइन बनेगी यहां पे, देखो एक नई लाइन बनेगी जो इसके मिड पॉइंट से पास होते हुए जा रही है। लेट्स रिकलर दिस लाइन, ठीक है। एक नई लाइन बनी जो इसके मिड पॉइंट से ऐसे पास होते हुए गई और ये ओरिजिन पे भी पास हो रही थी, मतलब ओरिजिन से जा रही थी, तो इसको मैं 0,0 से भी पास होके जा रही होगी, पक्की बात है। तो मुझे इस रेड लाइन का स्लोप निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो जो कितना टफ क्वेश्चन को कितना इजी बना लिया। तो सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए, इसका मिड पॉइंट निकालना। व्हाट विल बी द मिड पॉइंट फॉर दिस थिंग? मिड पॉइंट विल बी इसका सम डिवाइडेड बाय 2, तो 5/2 कॉमा इसका सम डिवाइडेड बाय 2 यानी कि -3/2। तो दिस इज द मिड पॉइंट। अब मुझे क्या निकालना है, इस लाइन का स्लोप, और इस रेड लाइन के स्लोप के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए थे जो मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो इसका स्लोप क्या आएगा, m आएगा -3/2 -0 डिवाइडेड बाय 5/2 -0, y2 - y1 x2 डिवाइड बाय x2 - x1। यहां से मेरा जो आंसर आएगा वो -3/5 आ जाएगा एंड दिस विल बी द स्लोप ऑफ द रेड लाइन। मुझे रेड लाइन का ही यहाँ पे स्लोप निकालना था। तुम्हें समझ में आ गया? लाइक करना और आगे बढ़ जाना। फिर आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब देखो हमें दो लाइंस ऑलरेडी पता है, इनका स्लोप भी पता होगा। लेट्स टेक दिस एज m1, लेट्स टेक दिस एज m2। ये दो डिफरेंट लाइंस हैं जिनका स्लोप है, एक m1 और एक m2। अब इनके बीच में क्या एंगल बन रहा है? एक तो एंगल ये बन रहा है, वी कॉल दिस एज थीटा, या जैसे आपकी बुक में दिया है हम इसको अल्फा बोलते हैं, थीटा नहीं बोल के हम अल्फा बोलते हैं। थीटा इज फॉर इंक्लिनेशन, अल्फा इज फॉर द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अब अगर बच्चों ये एक अल्फा है, तो बच्चों ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन थी, तो दिस विल बी 180 माइनस अल्फा। तो हमेशा याद रखना, दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी तो वो दो तरीके के एंगल्स बनाएंगी, एक होगा अक्यूट एंगल और एक होगा ऑब्ट्यूज एंगल, जैसे इस केस में। तो अक्यूट एंगल को हम कैलकुलेट करेंगे। अक्यूट एंगल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अक्यूट एंगल जो मिलेगा, एंगल बिटवीन द लाइंस, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो उसका टैंजेंट भी पॉजिटिव होगा। मतलब अक्यूट है तो टैंजेंट उसका पॉजिटिव होता है। तो अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है उसका टैंजेंट नेगेटिव होता है, हमने ये देखा। तो हमको बस अल्फा, टैन अल्फा निकालना है। लेकिन ये बात दिमाग में जरूर रखनी है कि दो एंगल्स बनते हैं कभी भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वी हैव m1, we have m2, and to find the value of tan alpha हमें tan alpha निकालना है। एक स्ट्रेट फॉर्मूला है इसमें, आपको बस यहाँ मॉड लगाना है। मॉड में लिखना है m1 minus m2 डिवाइडेड बाय 1 plus m1 m2, दैट्स इट, खत्म। दैट्स ऑल यू नीड। ये एक लौता फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। पॉजिटिव साइन क्यों लगाया? बिकॉज वी नीड, पॉजिटिव साइन का लॉजिक ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अक्यूट एंगल चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए होता तो हमें अक्यूट एंगल चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए होगा तो 180 से माइनस कर देंगे अल्फा को। जो भी अल्फा आएगा उसको 180 से माइनस करोगे तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल भी मिल जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखना है और इसी फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें और कनेक्टेड होती हैं। कैसे कनेक्टेड होती हैं उसको भी देख लो। मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, मान लीजिए कि आपकी ये जो लाइंस हैं, मान लेते हैं ये जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। इफ लाइंस आर पैरेलल, तो ये जो m1 है और जो m2 है ये कैसे बिहेव करेगा? लाइन पैरेलल का मतलब क्या है कि इनका अल्फा 0 है। लाइन पैरेलल होने का मतलब अल्फा 0, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो m1 माइनस m2 ये फॉर्मूला 0 के बराबर है, तो m1 और m2 बराबर होगा। तो ये होता है पैरेलल लाइन की कंडीशन। सो लाइंस आर पैरेलल देन m1 इज इक्वल टू m2। ये कब होगा? when lines are parallel। वो इसी फॉर्मूले से बनता है, लाइंस पैरेलल होंगी तो m1 इक्वल्स टू m2 हो जाएगा। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, यहां पे नीचे मैं लिख दे रहा हूं, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो जो अल्फा होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री नहीं होगा। देन m1 into m2 is equals to -1। बस इसको याद रखना है। एक ये याद रखना है, पैरेलल होंगी तो m1 m2 के बराबर होगा, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो m1 m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 हो जाएगा।
तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। हमको इस बात को ध्यान रखना है, दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकलेगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं इसमें। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that the line through this is parallel to this line। मतलब कि देखो एक लाइन है, there's a line, ये बढ़िया सी लाइन है, और एक लाइन जो है वो दूसरे लाइन के पैरेलल है। अच्छा, ये जो दोनों लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल लाइंस हैं, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो रेड लाइन इज पैरेलल टू द ब्लैक लाइन। तो इससे होगा क्या, एक लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं 2, -2 एंड 6, 4 कहीं पे है, और एक लाइन, इस लाइन के ऊपर पॉइंट है x, 9 एंड 2, 7। जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस ये आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं व्हेन, और मान लीजिए इनका जो स्लोप है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। सो व्हेन लाइंस आर पैरेलल, m1 will be equals to m2। हमको हर बार डिराइव नहीं करना, हमें सीधा डायरेक्टली लिखना है कि m1 और m2 बराबर होगा। अब m1 अगर आप निकालोगे तो किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले सकते हो। लेट्स टेक दिस थिंग 7 - 9, तो 7 - 9 y2 - y1 डिवाइडेड बाय 2 - x इक्वल्स टू, अब उस लाइन को देखोगे 4 - 2, तो 4 माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 6 - 2। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। यहां से मिलेगा -2, यहां से मिलेगा 2 - x, यहां से मिलेगा 6, यहां से मिलेगा 4, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा, 2 बनेगा, ये कैंसिल होके 3 बनेगा, कैंसिल हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आके ये -4 हो जाएगा, उधर जाके ये हो जाएगा 6 - 3x। तो 3x को मैं इधर भेजूंगा, और इधर आ जाएगा 6 + 4 विच इज 10। यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो 10/3 आ जाएगी। एक बार कैलकुलेशन में चेक कर लेता हूँ। 7 - 9 2 - x, फाइन। 4 - 2 6 एंड 6 - 2 4, 6/3/2 होता है। ये -4 बनेगा, 2 3 जा 6 -x -3x इधर गया, ठीक है, पॉजिटिव 1। तो x की वैल्यू 10/3 हो जाएगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। समझे ना। तो इस तरीके से हमें x निकालने भी आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बिल्कुल नहीं। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, इसका यूज करना था एंड आंसर आ जाएगा। सेम परपेंडिकुलर के लिए भी देखते हैं। द लाइन जॉइनिंग दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। दोनों का m निकाल लेते हैं। पहले इस लाइन का m निकाल लेते हैं। इसका जो m आएगा वो आएगा -2 - 7 डिवाइडेड बाय 0 माइनस ऑफ -5, y2 - y1 x डिवाइड बाय x2 - x1। तो यहां से अपने को मिलेगा -9/5 पॉजिटिव का। तो ये m1 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ m1। सिमिलरली m2 भी निकाल लेते हैं। m2 क्या आएगा, y2 - y1 यानी y + 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 - 1 हो जाएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा y + 3 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ m2। और लिख लेते हैं यहाँ पे, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 होता है। ये हमको पता होना चाहिए, यही लिखवाया भी था। तो m1 कितना है, माइनस का 9/5, m2 कितना है, y + 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू -1। अब माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, यहां से ये साइन कट के 3 हो जाएगा, करेक्ट। अब मैं इसको उधर भेज दूंगा। जब इस 3/5 को मैं राइट में भेजूंगा, this value y + 3 is equals to 5/3 हो जाएगा। this value becomes 5/3। 3/5 था, मल्टीप्लीकेशन में गया, उधर जाके 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा y is equals to 5/3 - 3। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4/3। दैट इज द वैल्यू ऑफ y एंड दैट इज योर आंसर। समझ में आया भाई। इजी चीजें हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। अगर कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है तो एकदम सही से सॉल्व हुआ है। हो जाता है कभी कभी कैलकुलेशन एरर ऐसे देखने में एंड ऑल, तो बेयर विद इट, अगर कैलकुलेशन एरर होता है। कंसेप्चुअल एरर कभी नहीं होगा, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, ठीक है। उसके लिए भाई पहले ही माफी मांग लेता हूं अगर होता है कभी तो। फिर आते हैं लास्ट है नहीं, इसके बाद एक और दो चीजें और हैं। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, बट व्हाट द हेल इज दिस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है वो यही समझने में आती है कि ये होता क्या है।
इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन यार समझ ही नहीं आता। सो एक्चुअली क्या होता है जब हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं तो ये बता रहे होते हैं एक जनरल प्रॉपर्टी। जैसे कि आप किसी इंसान को डिस्क्राइब करते हो, बड़ा अच्छा है, बड़ा समझदार है, गलत नहीं करता, के साथ ऑनेस्ट बंदा है, तो मतलब इस तरीके से आप उसकी प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब कर रहे हो। करेक्ट? बात मानते हो? तो अगर मैं ऐसे कभी किसी को खड़ा करूं, काइंड बंदे कौन है, अच्छे बंदे कौन से, तो वो बंदा उसके अंदर आएगा। करेक्ट? ऐसा नहीं है कि सारे काइंड बंदे उसकी तरह होंगे, बट वो एक एग्जाम्पल है काइंड बंदे होने का। तो इफ आई से ऑल द काइंड पीपल ही विल बी देयर। करेक्ट? या फिर लेट से कोई टॉपर है, तो टॉपर्स की लिस्ट में जो टॉपर होंगे वो सारे आएंगे, आएंगे ना। तो वैसे ही लाइन जो इक्वेशन होती है लाइन की, वो एक जनरलाइजेशन होता है उन सारे पॉइंट्स का जो उस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। बात ध्यान से सुनना, जो इक्वेशन होती है लाइन की, वो जनरलाइजेशन होता है उन सारे पॉइंट्स का जो उस एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। जा रहा है ना दिमाग में? थोड़ा थोड़ा नहीं जा रहा? कोई बात नहीं, अभी जाएगा। देखो देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं ऐसे। अब अगर मैं एक लाइन बनाऊं, क्योंकि यहाँ मुझे समझाना भी है कि आगे, हाँ ठीक है, डायरेक्टली वही से। अब मान लेते हैं एक लाइन है जो पैरेलल है इसके, इसको जरा कॉपी कर लेते हैं। अच्छा है, वर्क्स। ठीक। तो अब देखो, अगर मैं और यहाँ पे लाइंस बनाऊं, लेट्स से एक लाइन बना दी ऐसी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रही है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे भी एक लाइन बना लेते हैं जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ब्लू ले लेते हैं इसको। और एक लाइन है जो कहीं से नहीं जा रही है, इस तरीके से जा रही है। फिर चलो अच्छी लाइन कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका कोई कलर चेंज करके रेड कर। ओके, तो दीज आर थ्री लाइंस। तीन टाइप की लाइन है। इसको हम लोग पैरेलल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। ऐसी लाइंस को ऑब्लिक लाइंस कहते हैं ना। ऑब्लिक क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल नहीं है, उनको हम लोग ऑब्लिक लाइंस कहते हैं। अब देखो, ये जिस भी y एक्सिस के पॉइंट से पास हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3, ये 3 से पास हो रहा है, यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, तो इस लाइन का नाम ही हो जाएगा कि y इक्वल्स टू 3। अब ऐसा क्यों नाम दिया? क्योंकि इस पे तुम जितने भी पॉइंट्स देखोगे, ये आ गया 1,3, यहाँ पे आ जाएगा 2,3, यहाँ पे आ जाएगा 3,3, मतलब जितने भी इसमें पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स की एक सिमिलैरिटी होगी। वो सिमिलैरिटी क्या है कि उन सबका जो y कोऑर्डिनेट है वो 3 होगा, क्योंकि वो लाइन वहीं से पास हो रही। तो ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन y इक्वल्स टू 3 कराएंगे फॉर ऑल वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल सॉरी, all horizontal lines have equation as y is equals to k। अब ये k क्या है? जैसे 3 से पास हो रहा था तो k 3 हो जाएगा, -3 से पास होगा तो k -3 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 5.5 होगा तो k की वैल्यू 5.5, मतलब k कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और अगर y इक्वल्स टू 0 हो गया तो क्या होगा? y इक्वल्स टू 0 से वो लाइन ये कहलाएगी। सो x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल्स टू 0 होती है। क्यों? x एक्सिस पे y के सारे पॉइंट्स 0 होते हैं, है ना? है ना या कि नहीं है? तो इसलिए ये लाइन कुछ इस तरीके से कहलाती है। अब मान लीजिए ये है 1 2 3 4, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम बोलेंगे कि ये लाइन है x इक्वल्स टू 4, क्योंकि इस लाइन पे जितने भी x कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे के सारे 4 होंगे, चाहे तुम ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑल वर्टिकल लाइंस हैव इक्वेशन as x is equals to k। अब x ही क्यों? x ही क्यों? क्योंकि उस पूरी लाइन पे x कांस्टेंट है। हमें एक जनरल प्रॉपर्टी बतानी है ताकि उस लाइन के सारी चीजें कवर हो जाएं। y चेंज होता रहे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ेगा? लाइन की इक्वेशन तो तभी ट्रू रहेगी। फिर आती है कुछ ऐसी लाइन, एग्जांपल के तौर पे लेट्स से ये पॉइंट 6 था, मतलब लेट्स से ये जो पॉइंट था ये पॉइंट 6,0 था। दिस पॉइंट इज 6,0 और ये पॉइंट 0,6 था। तो ऐसी लाइंस की इक्वेशन में लिख सकता हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 6।
ये क्या बताएगा, ये बता रहा है कि हम कोई भी पॉइंट, यहाँ पे इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे ना, बहुत सारे पॉइंट, देखो ऐसे बहुत सारे अपने पास पॉइंट्स मिल जाएंगे, इसमें से तुम कोई भी पॉइंट उठा लो, उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का जो सम होगा वो 6 होगा, जो यहाँ पे देखो करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि सम कभी कांस्टेंट नहीं आ रहा था, यहाँ पे सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, इसके साथ कुछ और आपके वेरिएबल्स भी लगे हो सकते हैं। तो जो एक स्ट्रेट लाइन की जो जेनेरिक इक्वेशन होती है वो ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको हम कहते हैं जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन आपके कोर्स में तो नहीं है, बट लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें x का भी कोई कंपोनेंट हो, y का भी कंपोनेंट हो सकता है सिर्फ x का, हो सकता है सिर्फ y का हो, लेकिन लीनियर होना चाहिए, दोनों पे पावर 1 होनी चाहिए और कांस्टेंट एक है। तो ऐसे लाइन, इस ऐसी इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन बोलते हैं। जनरली आप अभी इक्वेशन पढ़ोगे तो यही सब पढ़ोगे। ये जितनी भी मैंने यहाँ पे इक्वेशन देखी जनरलाइजेशन है। यहाँ पे एक पॉइंट होगा जो 3,3 भी होगा, एक पॉइंट होगा जो 4,2 भी होगा, एक पॉइंट होगा जो 5,1 भी होगा, समझ लो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, एंड एक पॉइंट ऐसा भी होगा लेट्स से 1,5। तो इन सबका सम जितना भी आप देखोगे, इन सारे के सारे पॉइंट्स का जो सम है वो हर बार हर समय 6 होगा। तो इसीलिए मैंने जनरलाइजेशन किया x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब ये आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो हम समझ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालने के हमारे पास 4 तरीके हैं, चारों तरीके से इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकलती है। कुछ बातें जो आएंगी, से इंटरसेप्ट क्या होता है, सब उसी में मैं तुम्हें समझा दूंगा। लेकिन अभी ये समझो कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है। इट इज अ जनरल नोटेशन ऑफ ऑल द पॉइंट, जितने भी इस पे लाइन पे पॉइंट्स होंगे सब सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि LHS और RHS बराबर करेंगे। LHS और RHS जहां बराबर है उसको कहते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो पॉइंट अगर लाइन के ऊपर है तो इसके लिए ट्रू रहेंगे, ट्रू फॉर दिस। समझे कि नहीं समझे बच्चों? तो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये हो गई एक जनरल एग्जांपल की इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती क्या है। ये नोट्स अगर आपको साफ सुथरे अच्छे लग रहे हैं तो क्या करना है, डाउनलोड करना है मेरा ऐप, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉर बोथ एंड्रॉइड एंड iOS। एंड्रॉइड वाले डायरेक्टली डाउनलोड करके अपने नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। iOS यूजर्स को एक कोड यूज करना पड़ता है, कोड है TKSHMF, वहीं पे लिखा है, जाके देख लेना। तो हम शुरू करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये है पहला फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। दीज आर द टाइप 1 क्वेश्चन जहां पे आपको पॉइंट और स्लोप दिया होगा, आपको उसका इक्वेशन बताना होगा। अब देखो स्लोप डायरेक्टली भी दे सकते हैं या फिर आपको इंक्लिनेशन दे देंगे, आप स्लोप निकाल सकते हो। थीटा दिया है तो आप m निकालोगे एज tan थीटा। कभी कभी m डायरेक्टली दे देंगे लेकिन मोस्ट प्रोबेबली थीटा ही देंगे। और एक पॉइंट दिया, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट कहीं भी लाई कर सकता है। वी कॉल इट एज x1, y1, क्योंकि ये पॉइंट है इसलिए हम x1, y1 बोल रहे हैं। तो इससे जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये आती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक तो स्लोप चाहिए और दूसरा कोई भी एक पॉइंट चाहिए, लाइन के ऊपर होना चाहिए वो पॉइंट। ये नहीं 0,0 उठा लिया, ओरिजिन एक पॉइंट होता तो है, वो पॉइंट लाइन के ऊपर होना चाहिए, तब हम इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं जहां पे y1 x1 कोऑर्डिनेट से पॉइंट के। तो सर ये x एंड y क्या है, ये एज इट इज रहेंगे, ये जनरलाइजेशन ही तो है। अब कोई भी वैल्यू रखोगे वो ट्रू रहेगा उसके लिए, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो ये होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग थिंग्स, ठीक है, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग थिंग्स। कलर चेंज कर लेते हैं, बेटर, ठीक है, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग थिंग्स। तो ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन ऑफ अ लाइन। दूसरा है टू पॉइंट फॉर्म। एज द नेम सजेस्ट, दो डिफरेंट पॉइंट्स देंगे, वो पॉइंट्स कहीं पे भी हो सकते हैं। लेट्स से एक पॉइंट यहां दे दिया x1, y1, एंड एक पॉइंट यहां दे दिया x2, y2। तुम्हारे पास दो पॉइंट्स हैं। अब तुमको स्लोप नहीं दिया, इंक्लिनेशन नहीं दिया, थीटा नहीं दिया, m भी नहीं दिया, बस ये दो पॉइंट्स दिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम स्लोप निकाल सकते हैं। m निकालेंगे पहले, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये होता है ना। तो आप पिछले वाले में डायरेक्टली n की जगह रख के इक्वेशन निकाल सकते हो, या डायरेक्टली इसको कैसे पढ़ाया जाता है, ऐसे पढ़ाया जाता है कि y माइनस y1 इक्वल्स टू, m की जगह पे ये वैल्यू रहेगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। दैट्स द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये बनती है इक्वेशन, ठीक है। बस m की जगह पे उसको एक्सपैंड करके लिख दिया, तो टू पॉइंट फॉर्म से फॉर्म है, उससे आपको डरना नहीं है।
बुक में इसलिए पढ़ा रहे हैं, वरना ये पहला वाला सफिशिएंट है। आपको मैं बोलता स्लोप निकालो, 2 पॉइंट हैं तो आप कर लेते हैं, बड़ा आराम से निकालते हैं। वही यहाँ पे भी हो रहा है 2 पॉइंट फॉर्म में। उसके बाद आपके पास आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट दो प्रकार के होते हैं, तो मैं इसको दो में बांट भी दूंगा, क्योंकि ये दो प्रकार के होते हैं इंटरसेप्ट। एक एक्स इंटरसेप्ट होता है और एक वाई इंटरसेप्ट होता है। दोनों ही इंटरसेप्ट को हमको समझना बहुत ही जरूरी है। जो ओरिजिन से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस होता है, अगर एक्स एक्सिस पे देखोगे तो एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। ओरिजिन से लेके लाइन का डिस्टेंस वाई एक्सिस के ऊपर, तो वो वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। दो तरीके के इंटरसेप्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। दोनों ही मैं आपको समझाता हूं। पहला जो नॉर्मल होता है उसको हम समझते हैं, जो नॉर्मल वाला होता है। नॉर्मल वाले में क्या होता है, आपको ये वाई इंटरसेप्ट देते हैं, इसको मैं सी बोलता हूं। सी क्या है यहाँ पे, सी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। एबीसी जो भी तुम नाम देना हो, सी दे देते जनरली। ये हो गया वाई इंटरसेप्ट। तो इससे जो इक्वेशन बनती है, और तुमको स्लोप भी दिया रहेगा, मतलब वैल्यू ऑफ एम विल बी गिवन, ईदर थीटा विल बी गिवन और एम विल बी गिवन। एम हो जाएगा tan थीटा। ये सवाल में होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया ना भाई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप दिया रहेगा, इंटरसेप्ट दिया रहेगा, तो तुमको बताना है। ये सबसे ज्यादा कॉमनली नोन इक्वेशन है। इसी को आपने हर जगह देखा भी होगा। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो आती है वो होती है y is equals to mx plus c, and this is exactly what the equation of a line means, ठीक है। और c क्या है यहाँ पे, y इंटरसेप्ट। द अदर वे ऑफ राइटिंग दिस थिंग, दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, वो भी समझाता हूं। ये तब था जब y इंटरसेप्ट दिया, बट व्हाट इफ y इंटरसेप्ट ना देख के x इंटरसेप्ट देते। तुमको y इंटरसेप्ट नहीं पता, तुमको सिर्फ x इंटरसेप्ट पता है, ये पॉइंट। इसको मैं d बोल देता हूं, ये d है, बाकी एवरीथिंग सेम। d क्या है, x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वर्ड का मतलब तुमको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इंटरसेप्ट इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन ऑन एनी ऑफ द एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वाई इंटरसेप्ट। तो डी यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट है। तो इसकी जो इक्वेशन बनती है, इसकी इक्वेशन बनती है y is equals to m times x minus t. This is the equation of the line. बट बना क्यों, ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है कि देखो टेक्निकली ये d दूरी है, तो ये d कॉमा 0 पॉइंट है, तो आपके पास स्लोप है और एक पॉइंट है। क्या होता है, y माइनस y1, y माइनस 0 m टाइम्स x माइनस x1। तो ये सब वहीं से आ रहा है, जो पहला हमने पढ़ा पॉइंट स्लोप फॉर्म, सब कुछ वहीं पे कनेक्टेड है। पहला फॉर्म आपने पढ़ डाला तो लाइक झिंगा लाला। ये है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, है ना आसान, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को होना भी नहीं चाहिए। आखिरी है इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ आखिरी मैंने बोला, नॉर्मल फॉर्म इज नॉट इन योर सिलेबस, जनरल इक्वेशन नॉट इन योर सिलेबस। तो परेशान क्यों करना अपने आप को उस चीज के लिए। अब देखो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, मतलब कोई स्लोप नहीं, कोई पॉइंट नहीं, तो कैसे निकलता है इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको ये दूरी दे देंगे कि बेटा ये लो a यूनिट्स, ये दूरी दे देंगे लो बेटा b यूनिट्स। यहाँ पे जो a है दैट इज x इंटरसेप्ट। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, d बोलना है, c बोलना है, वो तुम्हारा मन। ये है x इंटरसेप्ट, b है y इंटरसेप्ट। नाम में काम समझना है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन विल बी, इट विल बी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी इक्वेशन है, x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू 1। ये सबसे यूनिक सी इक्वेशन है। यहाँ पे डिवीजन में जो जिसका इंटरसेप्ट है वो उसी के डिवीजन में आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए, तभी ये इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए, ए बी कैन बी नेगेटिव, कैन बी एनीथिंग, a and b कैन बी नेगेटिव, a and b कैन बी पॉजिटिव, व्हाटएवर यू कॉल इट। तो ये हो गया इंटरसेप्ट की बात। तो अगर आपको इस पूरे चैप्टर में किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज का फुल सोल्यूशन भी चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं उसका सोल्यूशन भी आपके लिए लेके आऊंगा। वन शॉट है इसलिए मैं जल्दी जल्दी सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगा, हर टाइप के बताऊंगा, लेकिन वेरिएशंस बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, उसमें टाइप्स कवर कर लेंगे। तो ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म आपका, बड़ा इजी है, कैसे आता है हम उसको डिराइव भी कर सकते हैं, बट अभी मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं। अगर आप बोलोगे तो बिल्कुल कमेंट में बताना, वो भी कर दिया जाएगा। फिर आएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स दिए हैं, 2 पॉइंट फॉर्म है, आपको इनका इक्वेशन निकालना है। अब सबसे बड़ा सवाल जो मुझे इतने सालों में पढ़ाते हुए देखने को मिला है, सर किसको हम x1 y1 लें, किसको x2 y2 लें। So the answer to this question is it doesn't matter। आप इसको x1 y1 उसको x1 y1 जिसको लेना है लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में 1% फर्क नहीं आता। तो इस दिमाग से इस चीज को निकाल दो कि कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं होता। ओके।
सो लेट्स राइट इट। सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप फॉर दिस इज y2 minus y1, 1 minus 3 divided by x2 minus x1। तो y2 minus y1 क्या, -2 आया, नीचे 2 आया, ओवरऑल स्लोप -1 आया। बढ़िया, हमें स्लोप मिल गया। और नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या होता है, y, एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे, y माइनस वाई वन एम टाइम्स x माइनस x1। फॉर्मूला लिख लेना। तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू m है -1 x माइनस x1 विच इज 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा y माइनस 3 माइनस x प्लस 2। सब कुछ लेफ्ट साइड में ले आओ या x को ले आओ खाली। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये हो गई जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत ही इजी सवाल होते हैं, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। सिर्फ स्लोप चाहिए और एक कोई भी एक पॉइंट चाहिए। क्या मैं दूसरे पॉइंट से लेता तब भी आंसर सेम आता? यस। देखो स्लोप तो वैसे भी -1 ही आएगा। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन में y माइनस इसको लेते हैं तो y -1 आ जाएगा इक्वल्स टू m विच इज -1 x -4। तुम कह रहे हो ना कि सर इसको x1 y1 की जगह इसको x1 y1 लेते हैं, तो ये मिल जाएगा। अब ये मिलने के बाद y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4 आ जाएगा। x को इधर लेके आओ, x प्लस वाई, और 1 को उधर भेज दो 5। स्टिल द सेम आंसर। सेम आया कि नहीं आया? सेम आंसर, मेथड 2 था। तो आप किसी को भी x1 y1 लो, किसी को भी x2 y2 लो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सेम ही चीज को x1 y1 x2 y2 मत ले लेना। ये भी कई बच्चे कर देते हैं, तो इतने महान मत बनना, बस इतना कर लेना, काम आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स अबव इट एंड 3 यूनिट्स बिलो इट। तो पैरेलल टू x एक्सिस की अगर मेरे को बात कर रहा है ये, तो पहले हम एक्सिस बना लेते हैं। ये देखो, तो क्या क्या पूछा सवाल में? सवाल में पूछा है 3 यूनिट ऊपर, कलर चेंज करके हम इसको रेड करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं, 3 यूनिट नीचे। आपसे बोला है भाई इसकी इक्वेशन बताओ, इसकी इक्वेशन बताओ। अब क्योंकि ये 1 2 3 3 यूनिट एक्स एक्सिस के ऊपर है, y वाले एक्सिस से पास हो रही है, तो y इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। सिमिलरली ये 3 यूनिट्स नीचे है, तो इसका आंसर y इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। मैंने समझाया था पहले ही, उसी समय समझा दिया था जब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा रहा था। आसान सा क्वेश्चन है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आराम से सारे क्वेश्चंस कर लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, -2। अब सेम चीज घुमा के ना दे दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस से पास होके जानी चाहिए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 5, -2 से पास हो रही है। अब 5, -2 होगा कहां? 5, -2 होगा 1 2 3 4 5 और 1 एंड -2 यहां पे होगा 5, -2। और क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो ये लाइन यहां से पास होते हुए जाएगी इस तरीके से। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये लाइन है, इसकी हमको इक्वेशन निकालनी है। कहां से जा रही है? y इक्वल्स टू -2 से जा रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा सर? y इक्वल्स टू -2। क्वेश्चन खत्म। इतना सा ही है सब कुछ। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ये पॉइंट था जिससे लाइन पास होके जा रही थी और पैरेलल थी एक्स एक्सिस के, तो y इक्वल्स टू -2 आपका आंसर आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आएंगे, इफ द पॉइंट्स आर लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब क्योंकि कभी भी स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, हमें वैल्यू ऑफ p बताना है, तो कैसे हम बता सकते हैं? पहला तरीका ये है कि हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन 2 पॉइंट से निकाल लें, तीसरे को उस पर रख दें। बट क्यों करना? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे यानी वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब कि भाई उनका जो स्लोप होगा वो सेम होगा। तो मान लो मैं इसको पॉइंट ए बी और इसको सी बोलता हूं, देन स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी। बीसी भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एसी लिख दे रहा हूं। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ एसी। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा स्लोप का यूज करो। क्यों नहीं करना? बिल्कुल कर सकते हो। ए बी का स्लोप निकालोगे तो y2 माइनस y1 -2 -4 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 आएगा इक्वल्स टू, एसी का स्लोप निकालोगे तो y2 माइनस y1, तो वो +2, इन दोनों को देख रहे हैं, अच्छा ए है सॉरी, -5, a is this, -4 डिवाइडेड बाय p -1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -6 डिवाइडेड बाय 2 -9 डिवाइडेड बाय p -1। माइनस माइनस साइन कैंसिल, यहाँ पे 3 आएगा। इसको कैंसिल करोगे तो इधर भी 3 आएगा, इधर हो जाएगा p -1 इक्वल्स टू 3। तो p की वैल्यू 4 आएगी। खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन। तो स्लोप बराबर करेंगे अगर वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए स्लोप सेम होगा, एंड दैट्स हाउ यू शुड सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बराबर समझ में आ गया? आ ही गया होगा।
Find the equation of the line passing through the points -1, 1 and which is parallel to the line joining the points 2, 3 and 4, -1. अब देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है। इन्होंने बोला इक्वेशन ऑफ ए लाइन बताना है जो -1, 1 से पास हो रही है। मतलब अपने को ये पता है कि ठीक है ये लाइन बनेगी, ये लाइन पे क्या है, एक पॉइंट है जिसको हम -1, 1 बोल रहे हैं, लेकिन इसका स्लोप नहीं पता। लेकिन ये बोला है एंड विच इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन और है, एक लाइन और है जो पैरेलल है उसी गिवन लाइन के। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। इसका कलर चेंज करके ग्रीन कर देते हैं। ये ग्रीन लाइन पैरेलल है उस ब्लैक लाइन के, और इस ग्रीन लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स लाई करते हैं 2, 3 एंड 4, -1। हमें ब्लैक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हमें ब्लैक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ग्रीन लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स पता थे, तो इन दोनों का जो स्लोप होगा वो सेम होगा ना। इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप भी m होगा। तो सिंस लाइंस आर पैरेलल, स्लोप मस्ट बी सेम। दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनके जो स्लोप होंगे वो सेम होंगे। तो स्लोप हम निकालते हैं दूसरी वाली लाइन का, सेम पहली वाली लाइन का हो जाएगा। तो स्लोप यानी m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 -3 डिवाइडेड बाय 4 -2। यहां से आएगा -4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि -2। ये हो गया स्लोप, m आ गया। अब m आ गया है यानी ये m अगर इसका -2 है तो इसका m भी -2 है। देन द इक्वेशन ऑफ ब्लैक लाइन, मैं यहाँ पे ब्लैक लाइन बोल देता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट्स कॉल दिस लाइन 1। इक्वेशन ऑफ लाइन 1 is y minus y1. What is the value of y1? This is y1. ये x1 y1 हो गया। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं ऐसे। तो y1 is 1 is equals to m which is -2 x minus x1 which is this. तो y minus 1 equals to -2x and -2। इसको इधर लाएंगे तो 2x plus y, ये इधर जाएगा equals to -1 बन जाएगा। This is the final answer. ये हो गई इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो भाई यहाँ पे हमको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं। पैरेलल का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता। लॉजिक समझ में आ रहा है भाई सबको? कोई दिक्कत तो कमेंट में जरूर आप बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज फॉर यू गाइस। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट्स -3 and 2 on x axis and y axis respectively। इसको बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से ये लाइन है जो x एक्सिस के ऊपर -3 का इंटरसेप्ट बना रही है, दिस इज -3, और y एक्सिस के ऊपर 2 का इंटरसेप्ट बना रहा है। यही बोला है। सवाल का जवाब क्या होगा? x डिवाइडेड बाय -3, या फिर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विल बी x by a plus y by b is equals to 1. This implies x upon -3 plus y upon 2 is equals to 1. इसमें हमें एलसीएम भी लेना है। एलसीएम जो लोगे तो -6 आएगा, इधर आ जाएगा 2x plus 3y, 2x plus या -3y ले देते हैं। या अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है कि कैसे लेना है, हम ऐसे -x/3 plus y/2 लिख सकते हैं। इसमें कभी कभी हो जाती है कंफ्यूजन, तो कंफ्यूज क्यों होना। तो वी हैव माइनस का 2x प्लस का 3y डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 1। सो माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 6 एंड दैट इज द आंसर। खत्म, कुछ नहीं करना और आपको x एंड y के टर्म्स में ही सोल्यूशन निकालना है, जो हमने यहाँ पे निकाल दिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, डायग्राम हो सके तो बना लो और बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है ये वाला, find the equation of a line which passes through 2, 2 and the sum of its intercept on the axis is 9। अब इन्होंने ये नहीं बोला कि भाई इंडिविजुअल इंटरसेप्ट्स कितने, लेकिन जो सम ऑफ इंटरसेप्ट्स है वो 9 है। देखो ये लाइन, ये लाइन है जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है, रेड लाइन। और इस लाइन, ये जो लाइन है इस पे 2, 2 आता है, 2, 2 का भी इधर ही आएगा ना। ये कंफर्म है 2, 2 इधर आएगा, करेक्ट, ठीक है ना। तो 2, 2 और ये जो इंटरसेप्ट है, मतलब लेट्स कॉल दिस a and let's call this as b। तो we are sure about it कि a plus b जो है वो 9 है। इससे क्या मिलेगा कि जो b की वैल्यू होगी वो 9 माइनस a होगी। ठीक है, ये बात तो सबको क्लियर है। Therefore, equation of line is x divided by a plus y divided by b होता है। b की जगह में 9 माइनस a लिखूंगा और राइट हैंड साइड में 1 आएगा। क्लियर भाई बात? कोई दिक्कत इसमें तो पक्का कोई परेशानी नहीं है।
और ये मेरी इक्वेशन है, दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज एग्जैक्टली द इक्वेशन ऑफ द लाइन आई नीड। ये है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। नाउ वी नो, नाउ सिंस द लाइन passes through 2, 2, it must satisfy the equation. सेटिस्फाई का मतलब क्या है, एलएचएस को आरएचएस के बराबर कर देगा, तो 2, 2 एक्स और वाई की जगह आएगा, तो वी गेट 2 बाय ए प्लस 2 बाय 9 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाइंग इट विल गिव यू a into 9 minus a, तो 2 into 9 minus a plus 2a equals to 1। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करूं, यहीं पे नीचे कर लेता हूं, इफ आई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाइड, यहां से मिलेगा 18 minus 2a plus 2a is equals to 9a माइनस का a स्क्वायर, करेक्ट। यहां से 2a कट गया, सब कुछ लेफ्ट साइड में लाएंगे, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, तो a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से आ जाएगा a माइनस 6 a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो नाउ द फाइनल आंसर विल बी a की वैल्यू 6 और 3। अब a की वैल्यू अगर 6 होगी तो b 3 हो जाएगा, a की वैल्यू 3 होगी तो b 6 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन चाहिए थी। सो इक्वेशन क्या बनेगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विल बी x by a, x by, अगर a 6 है तो x by 6 प्लस y by 3 इक्वल्स टू 1, और x by 3 प्लस y by 6 इक्वल्स टू 1। दोनों ही लाइन ऐसी होंगी, दोनों का जो सम ऑफ इंटरसेप्ट है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली नहीं बोला कि a के पास बड़ा इंटरसेप्ट है या b के पास बड़ा इंटरसेप्ट है, वी हैव नो आइडिया। सो वी जस्ट रिलाइंग ऑन द फैक्ट कि a की वैल्यू अगर 6 थी तो b 3 हो जाएगा, a की वैल्यू 3 थी तो b 6 हो जाएगा। तो जो ऊपर दो इक्वेशंस लिखी हैं वही हमारा आंसर है, उसको सिंप्लीफाई करो, वो तुम्हारे ऊपर है। समझ में आ गया? सो दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व दिस इक्वेशन एंड दिस इज डन। बढ़िया, समझ में आ गया अच्छे से। तो ये था इंटरसेप्ट फॉर्म पे। अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। हाँ सोचो, सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट पे पहुंच गए, कितना जल्दी हमने खत्म कर दिया, वन शॉट, इसीलिए वन शॉट बढ़िया होते हैं। तो अब देखो ये क्या बोला गया है कि भाई मेरे पास एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट से लेके इस लाइन तक का मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इस पॉइंट से लेके इस लाइन तक का मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, दिस इज डी। तो हाउ टू कैलकुलेट इट, बाय द वे इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ये गिवन होगी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विल बी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मेट में होना जरूरी है, अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो एक प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट होगा P जिसकी वैल्यू हमको x1, y1 के फॉर्मेट में गिवन होगी, मतलब कोई नंबर होना चाहिए 2, 3, 4, 5, व्हाटएवर द नंबर इज, कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी, देयरफॉर द डिस्टेंस विल बी द मॉडुलस ऑफ a टाइम्स x1 प्लस b टाइम्स y1 प्लस c होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। अब तुमने देखो मैंने किया क्या, मैंने ये किया कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन इस फॉर्मेट में होना चाहिए, राइट हैंड साइड में 0, जो भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन थी मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, लेकिन इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स एंड वाई मैंने इस पॉइंट्स की वैल्यू रखी x1 एंड y1। अब इस पे जो डिस्टेंस होता है वो कई तरीके से, यहाँ भी ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और ये भी डिस्टेंस है, लाइन तक का डिस्टेंस सारे हैं, लेकिन हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसीलिए मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करी। तो अगर डिस्टेंस लिखा है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा है एक पॉइंट का एक लाइन तक का, तो आपको यही लिखना है, एज इट इज लिखना है, और कुछ भी नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, होगी तो बताना भाई। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस केस में इक्वेशन ऑफ अ लाइन दी होगी, एक पॉइंट दिया होगा, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लाइन के एक्स वाई की जगह रखना, बूम खत्म। डिनोमिनेटर में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा एंड दैट्स इट। क्वेश्चन कराऊं? बिल्कुल कराता हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज और कर लेते हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस दी हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे आएगा? अब देखो नॉर्मल अगर दो लाइन बोलोगे सर पैरेलल नहीं होंगी तो वो तो वैसे भी डिस्टेंस 0 होगा, कहीं ना कहीं तो कट करेंगी, तो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस अपने को पता होना चाहिए। जब लाइंस पैरेलल होते हैं उनका स्लोप इक्वल होता है, तो उनके कोफिशिएंट्स भी इक्वल होंगे ए एंड डी के, नहीं है तो आपको उसको करना होगा। जैसे कि इसकी इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, वो होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0।
और इसकी इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दो डिफरेंट इक्वेशन है, लेकिन x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सिमिलर हैं, सेम है, सिमिलर भी नहीं सेम है। तो इनके बीच की जो दूरी है, ये दूरी, लेट्स कॉल दिस एज डिस्टेंस d, देन दिस डिस्टेंस विल बी अ मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर क्या है? द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, जस्ट लाइक द प्रीवियस फॉर्मूला। तो एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो हमने अभी पहले पढ़ा था, इज जस्ट कि यहाँ पे c1 और c2 है। कोई दिक्कत? यहाँ पे ये फॉर्मूला था, यहाँ पे ये फॉर्मूला था, दैट्स इट। तो ये दो कॉन्सेप्ट है। अब इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बचे हैं एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। वन शॉट में इतना ही है। और भाई अप्लाइड मैथ्स का पूरा सिलेबस मैंने खत्म करा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सोचो, कुछ भी नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा कराया है 1 घंटे के अंदर। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन L इन द फॉलोइंग केसेस। हमें इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। सो लाइन बोला गया है 3x माइनस 4y माइनस 26 इक्वल्स टू 0। मुझे ऐसी ही लाइन चाहिए थी। पॉइंट जो मेरा था 3 कॉमा माइनस 5 था। रिमेंबर द फॉर्मूला, फॉर्मूला एक बार आप लिख लेना, ax1 by1 प्लस c1 नहीं होगा, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे सबका मतलब आपको सामने दिख रहा है, समझ में आ रहा होगा। अब a की जगह 3 है, तो मैं लिखूंगा d इज इक्वल्स टू मॉड के अंदर 3, x की जगह पे x1 आएगा, x की जगह पे x1 आएगा, यानी कि यहाँ पे 3 आएगा, फिर माइनस साइन लगाएंगे 4 एज इट इज, y की जगह माइनस 5 आएगा तो यहाँ माइनस 5 डाल देंगे, फिर माइनस का 26, वो उसको नहीं छेड़ सकते, वो एज इट इज है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाइंग इट विल गिव यू 9 प्लस 20 माइनस 26 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 25 पॉजिटिव साइन के साथ। सो जो d आ जाएगा यानी डिस्टेंस आ जाएगा, ये 29 माइनस 26 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5, 3 बाय 5 यूनिट्स। यूनिट्स लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, इसीलिए यूनिट्स लिखना इंपॉर्टेंट था। ये आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, अगर आ भी रहा होगा माइनस साइन को इग्नोर करना। ये जो डंडी लगी है मॉड वाली, ये इसीलिए लगी है ताकि आप माइनस साइन को कंप्लीटली इग्नोर कर दो, जैसे आपकी क्रश आपको इग्नोर करती है, बस वैसे ही सेम। तो ये हैगा 3 बाय 5 यूनिट्स। खत्म, आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चंस और करेंगे इसमें, दो ही है ना, आ जाओ भाई आगे। हाँ, yeah, we have 2 more questions to go. Find the values of k given that the distance of the point from this to the line is 4 units. मतलब ऑलरेडी आपको डिस्टेंस बता दिया गया इस पॉइंट से, तो k कितना है ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो गलती होती है वो गलती मैं आपको समझाता हूँ। ये इक्वेशन थी, तो डिस्टेंस मुझे मालूम है कि 4 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स था, 4 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x की जगह पे x1 आएगा, 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू y की जगह y1 विच इज 1 और प्लस के एज इट इज। मैंने क्या लिखा? मैंने इक्वेशन ऑफ अ लाइन को ही तो लिखा, खाली x और y की जगह बस मैंने नंबर्स लिख दिए, डिवाइडेड बाय रूट के अंदर, क्योंकि ये मॉड लगा है, डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ पे तो 4 ही रहेगा, इक्वल्स टू मॉड मत हटाना, 3 4 जा 12 माइनस 4 प्लस का k डिवाइडेड बाय यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 आ जाएगा। ये 5 को मैं इधर भेज सकता हूं, इधर 20 हो जाएगा, 20 इज इक्वल्स टू मॉड के अंदर 8 प्लस के। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि 5 पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर को आप उधर भेज सकते हो, मॉड मैंने नहीं हटाया अभी तक। अब मॉड हटाने का एक चीज होती है, जब आप मॉड रिमूव करते हो, रिमेंबर व्हेनेवर यू रिमूव मॉड, दिस इंप्लाइज कि जो 8 प्लस के की वैल्यू है दैट वुड बी प्लस और माइनस 20। ये जो मॉड हटाते हो तो दूसरी तरफ प्लस और माइनस साइन आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर चाहे 20 रहा हो या माइनस 20, दोनों ही आंसर 20 देते हैं, मतलब whatever inside could be 20 और माइनस 20। तो वही तो मैं लिख रहा हूं, जो भी अंदर है वो 20 और माइनस 20 होगा। सो इफ 8 प्लस k इज इक्वल्स टू 20 और 8 प्लस k इक्वल्स टू माइनस का 20, इससे तुमको k मिल जाएगा 12। एक आंसर ये हो जाएगा और k की वैल्यू माइनस का 28। दोनों ही पॉसिबल आंसर हैं, ये दोनों ही आंसर सही हैं। तो सर पिछले में नेगेटिव क्यों नहीं? पिछले में हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट k की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट कैन बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव नंबर, इसीलिए दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव हैं। इंपॉर्टेंट क्या है दिमाग में रखना है, ये मॉड हटेगा तो दूसरी तरफ प्लस माइनस साइन आएगा ही आएगा। दैट्स इट, खत्म, ये क्वेश्चन भी डन हो गया। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। दो लाइंस अपने को दी है, इनका डिस्टेंस निकालना है। इंपॉर्टेंट चीज, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जीरो रखना है। तो अगर मैं पहले पार्ट को करूं, मेरे पास दो लाइंस थी, 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल्स टू 0 एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल्स टू 0। दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए,
पैरेलल लाइन का ये इंपॉर्टेंट है, एक्स और वाई अगर सेम नहीं तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो कटेगा। तो यहां से जो डिस्टेंस आएगा कितना आएगा, मॉड के अंदर दिस नंबर माइनस दिस नंबर, तो -34 -31 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहां से अपने को मिलेगा माइनस का 65 मॉड के अंदर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये 225 होता है 64, 289 सही है ना, हाँ ठीक है। 225 प्लस 64 289, ठीक है, तो ये 17 आ जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा यहाँ से बच्चों, ये आंसर आएगा 65/17, स्क्वायर रूट यही होता है, एंड दैट इज द डिस्टेंस, दिस इज योर आंसर। इसके अलावा इसके आगे तो कटेगा नहीं, तो छोड़ सकते हो यहीं पे, दैट इज द आंसर। 68 होता तो कट जाता, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम सह लेंगे थोड़ा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में देखो, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, पहले ही खराब हो गया क्योंकि मुझे सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, या फिर वट एवर यू वॉन्ट टू से, इधर कर लेते हैं या उसको उधर कर लेते हैं। सो 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये बन गया, यहां से बनी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन अपने को दी थी 6x इक्वल्स टू 3y प्लस 5, अब ये भी प्रॉब्लमैटिक है, तो 6x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, लेकिन अभी भी प्रॉब्लमैटिक है, क्यों, क्योंकि अभी भी फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। मुझे इसको 2x बनाना है, तो 2x बनाने के लिए मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो जब डिवाइड करोगे 3 से, तो मैं लिखूंगा 2x माइनस वाई माइनस 5/3 इक्वल्स टू 0। मैंने यहां से यहां पे क्या किया, डिवाइड बाई 3, या उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको अगर आपको एज इट इज छोड़ना है, इट्स फाइन, 6x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, कंप्लीटली फाइन। इस इक्वेशन को पकड़ो और मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, जब तुमने मल्टीप्लाई किया तो 6x माइनस 3y प्लस का 12 इक्वल्स टू 0 आएगा। सो व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू, उसको 3 से डिवाइड कर सकते हो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नाउ यहां से डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो, डिस्टेंस विल बी दिस नंबर माइनस दिस नंबर और दिस नंबर माइनस दिस, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो 17 आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, d विल बी 17 डिवाइडेड बाय 36 एंड 9 45 रूट का, एंड इसको अब ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा, हाँ 3 रूट 5 आ सकता है, तो 17 डिवाइडेड बाय 3 रूट 5, दैट इज द फाइनल आंसर। यूनिट्स में लिख देना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एंड दैट्स इट बच्चों, इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और ये स्ट्रेट लाइंस का वन शॉट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों अगर आपको अच्छा लगा तो पहले तो आप डाउनलोड कर लो, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम और आ रही है, तो मैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर आपके लिए डेफिनेटली करूंगा। और हम जल्दी ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज लाने वाले हैं आपके एग्जाम से पहले, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना, वो मत भूलना। तो बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।